मैं कनाडा में एक बहुत अमीर औरत के घर ड्राइविंग करता था। इस औरत की बेटी को कहीं भी जाना होता तो वह मेरे साथ ही जाती थी। मैंने आज तक इस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर समय अपना चेहरा एक रुमाल से ढककर रखती थी और आंखों पर भी काला चश्मा लगाया होता था। एक दिन मैं उसकी बेटी को बाजार लेकर गया। वापसी पर वह मेरे साथ आगे वाली सीट पर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट होने लगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, वरना इससे पहले वह हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठती थी। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब उस लड़की ने चलते हुए गाड़ी में मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसकी हरकत से मुझे पसीने आने लगे। आज वह लड़की मुझे किसी और ही नज़र से देख रही थी। उसके देखने से मुझे खुद शर्म महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और जल्द से घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठकर उस लड़की की आज की हरकत के बारे में सोच रहा था कि तभी इस औरत ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। जो बात उसने मुझसे कही उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह मुझसे कहने लगी, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दौलत दूंगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन अपनी गरीबी और उस औरत की धमकी से डरकर मैंने उसकी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसने ये भी कहा, अगर तुम चाहो तो 2-3 महीने बाद मेरी बेटी को तलाक दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी कर ली। मगर शादी के रात उस लड़की ने मेरी ऐसी हालत खराब की कि मेरी तो आत्मा ही कांप गई। जब कनाडा आए हुए मुझे 1 महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का किस्सा भी अजीब था। अगर मैं किसी को बताता तो वह मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं तो सपने में भी सोच सकता था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरे घर में मेरी जवान बहनें बिना ब्याही बैठी थी। उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, और उनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास दहेज का इंतजाम नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान बैठा था कि तभी एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, तुम यहाँ से जाओ, इस समय बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। वह कहने लगा, मैं तो तुम्हें नौकरी देने आया हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा, ठीक है, रुको, मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं ये आदमी कोई फ्रॉड तो नहीं। वह आदमी कहने लगा, फिक्र मत करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा, तुम वहाँ मेहनत करके अपने हालात बदल सकते हो। विदेश जाने की बात सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने सोचा, एक बार इस आदमी की पूरी बात सुन लेता हूँ, क्या पता इसे भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा हो। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि ये आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता है। इसलिए मैंने उसे पूछ ही लिया, ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। वह कहने लगा, मैं ऐसे ही रोज किसी गरीब की मदद कर देता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे उस पर शक हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। कुछ दिन पहले ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं एक नौकरी गंवा बैठा था। मैंने भगवान का नाम लिया और उस आदमी के साथ चल गया। वह मुझे अपने साथ एक बड़े बंगले में ले आया। मुझे एक बड़े बंगले में बैठा कर खुद चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो उसके साथ में कुछ पैसे थे। वह पैसे देकर कहने लगा, ये लो, तुम इसके अपना पासवर्ड बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है। मैं पैसे लेकर वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद मैं उस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में एक टिकट थमा दी और साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया। वह कहने लगा, कल तुम्हारी फ्लाइट है,
वहाँ जाकर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर कनाडा आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब मैंने वह नंबर अपनी जेब में देखा तो वह मुझे नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैंने वह नंबर कहीं खो दिया है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब मैं क्या करूँगा। मैं तो यहीं किसी को जानता भी नहीं। पता नहीं वह आदमी कौन था जिसने मुझ पर एहसान करके मुझे यहाँ भेज दिया था। मेरे पास उस आदमी का कोई नंबर नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। पहले तो मैंने यहाँ मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपने पेट की भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ पर आए हुए तीसरा महीना होने वाला था, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर पर एक भी रुपया नहीं भेजा था। मेरे लिए तो यहाँ अपना पेट पालना ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और मालिक की नौकरी दे दी। वह मुझे वहां से तनख्वाह भी अच्छी मिलने लगी। उस आदमी की एक रिश्तेदार औरत थी जो अक्सर उसके घर आती जाती रहती थी। वह जब भी आती तो मुझे घूर घूर कर देखती रहती। मैं उसकी इस हरकत को नोटिस करता था। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे उस रिश्तेदार औरत के घर भेज दिया और कहने लगे, आज से तुम वहां पर काम करोगे और उसके घर पर ड्राइविंग करोगे। वह औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। इस औरत ने मुझे रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा कमरा भी दिया था, लेकिन बाकी सारे नौकर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। सिर्फ मुझे ही अलग कमरा दिया गया था। वह औरत जब भी कहीं बाहर जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती, लेकिन मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वह खुद को हमेशा एक चादर से ढककर रखती थी और अपना चेहरा भी एक रुमाल से ढका रहता था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे इस औरत की बेटी की हरकतें अजीब लगने लगी। जब भी वह मेरे साथ कहीं जाती तो गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठ जाती और बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती। कभी मेरा हाथ पकड़ लेती, लेकिन मैं डर की वजह से चुप रहता और उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन उस औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? मैंने उनसे कहा, मुझे लाखों रुपए चाहिए। मुझे उनकी दहेज का इंतजाम करना है, क्योंकि मेरी 3 जवान बहनें हैं और मुझे तीनों की शादी करनी है। आजकल का माहौल तो आप जानती हैं कि लड़के वालों की तो डिमांड ही पूरी नहीं होती। वह कहने लगी, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बहनों की शादी धूमधाम से कर सकोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, कैसी शर्त? वह बोली, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि, बल्कि सच कहूँ तो मुझे उसकी बेटी पसंद ही नहीं थी और मैं वैसे भी अपने देश में शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे वहाँ एक लड़की पसंद थी। जब मैंने उस औरत को शादी के लिए मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी दे दी। वह कहने लगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन मैं शादी के लिए तैयार हो गया। उस औरत ने मेरे सामने नोटों की गड्डियां रख दी और कहने लगी, असल बात यह है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो। वह तुम्हें बहुत सारा धन और शोहरत देगी। तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐश में गुजारोगे। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, तुम शादी से पहले मेरी बेटी का चेहरा नहीं देख सकते। उसका चेहरा सिर्फ शादी के बाद ही देखोगे। ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी सोच लिया कि अब मैं जरूर उसकी बेटी से ही शादी करूंगा, क्योंकि इसके बदले वह मेरी जिंदगी बदल देगी और मेरी बहनों की भी शादी हो जाएगी। अब मेरे पास मना करने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। मुझे ढेर सारे पैसे और ऐशो आराम मिल रहे थे, और इतने पैसों के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत या अपाहिज लड़की से भी शादी करनी पड़ती तो मैं कर लेता। ये घाटे का सौदा नहीं था। मैंने उस औरत से बहुत सारे पैसे लिए और अपने घर हिंदुस्तान भिजवा दिए ताकि मेरी बहनों की शादी जल्द से जल्द हो सके। इस पूरे मामले में एक बात पर मुझे शक हो रहा था। पहली बात, इस औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी। दूसरी बात, वह मुझे ही अपने बेटी से शादी क्यों करवा रही थी
कोई तो वजह जरूर थी, वह मुझसे छुपा रही थी। यही बात सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। एक दिन वह औरत कहने लगी, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। वह शादी से पहले ही यहाँ आ जाएगी, लेकिन तुम उसका चेहरा शादी के बाद ही देखोगे। उस औरत ने मुझे बताया कि उसकी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के पास दूसरे देश गई हुई है। जैसे ही वहाँ से आएगी उसी दिन मेरी शादी उससे हो जाएगी। मैंने भी हामी भर दी। मुझे लग रहा था कि वह औरत हमारी शादी बहुत ही सादगी से करवाएगी, लेकिन उस औरत ने तो इतनी धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू की कि मैं हैरान रह गया। सारे फंक्शन इतने जबरदस्त थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और फंक्शन चल रहे थे, लेकिन उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। अब मुझे शक होने लगा कि क्या वह बिल्कुल शादी के समय ही आएगी, और यही हुआ। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें एक लड़की निकली और घर के अंदर चली गई। हमेशा की तरह उसने खुद को चादर में ढक रखा था और उसका चेहरा भी रुमाल से ढका हुआ था। वह इसी औरत की बेटी थी जो मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। यह सब देखकर मैं हैरान था। फिर सोचा, जो भी है, अब शादी में कुछ ही समय बचा है और शादी के बाद ये राज भी खुल जाएगा। अब मुझे शादी का इंतजार था। मैंने अपने घर पर इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये शादी कितने दिन तक चलेगी, इसलिए मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। आखिरकार हमारी शादी हो गई। शादी के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं बहुत बेताबी से उसका चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने लगा। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे तो होश उड़ गए। उस औरत ने कहा था कि वह मेरी शादी अपनी बेटी से करवाएगी, मगर दुल्हन के रूप में जो लड़की मेरे सामने बैठी थी वह कोई और नहीं बल्कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। फिर अचानक मेरे सामने मेरा अतीत आ गया। जब मैं हिंदुस्तान में था, मेरा नाम आयुष था। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी विदेश में रहने का सपना था। मोबाइल पर विदेश में रहने वालों की वीडियो देखकर मेरा भी सपना बन गया था कि काश मुझे भी किसी देश का वीजा मिल जाए और मैं वहीं जाकर बस जाऊं। मैं अपने घर में सबसे बड़ा था और मेरे 5 छोटे भाई बहन थे। कभी कभी तो मुझे अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा आता था कि उन्होंने इतने बच्चे पैदा करने से पहले हालात और हमारी गरीबी के बारे में क्यों नहीं सोचा। अगर वे कम बच्चे पैदा करते तो कम से कम मेरी जिंदगी तो आसान होती। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरे कमजोर कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मैंने माँ के कहने पर ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। सुबह मैं कॉलेज जाता और शाम को काम करता था। इसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी के लिए दर दर भटकने लगा। लेकिन आज के समय में नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं होता। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद मुझे बहुत मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। सैलरी भी अच्छी खासी थी, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ काम करने लगा। मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने और वापस ले जाने जाऊँ। कभी दोपहर 2 बजे तो कभी 5 बजे मैं उसे ऑफिस से घर वापस लाता था। इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं था। बाकी समय में फ्री रहता था क्योंकि मेरी ड्यूटी बस इतनी ही थी। साहब की बेटी ने हमेशा अपना चेहरा ढका होता था। मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे इसे देखने की कोई इच्छा थी, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ काम करने के लिए जाता था और नहीं चाहता कि मेरी किसी हरकत की वजह से मुझे इस नौकरी से निकल दिया जाए। मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं एक भी दिन बेरोजगार रह सकता। मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, अपने मालिक की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, वह करोड़पति आदमी की बेटी हैं और तुम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं हो। अगर एक बार तुम उसे पसंद आ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में कटेगी। मैं कभी कभी उनकी इस बात के बारे में सोचता था। मेरे दिल में यह ख्याल आता था कि शायद यही अमीर बनने का सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका है। लेकिन फिर भी मैं अपनी झिझक और डर की वजह से मालिक की बेटी के सामने नज़र तक नहीं उठा सकता था। इस लड़की ने भी कभी मुझे बात करने की कोशिश नहीं की थी,
बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि वह शायद गूंगी है, क्योंकि 1 महीने में मैंने उसे एक बार भी बोलते हुए नहीं सुना। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे, तुम खुद ही बात करने की कोशिश करो, क्या पता वह जवाब दे दे। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, मैडम मुझे कल की छुट्टी चाहिए, कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैंने सोचा कि वह मुझसे कुछ तो पूछेगी, क्यों छुट्टी ले रहे हो, क्या वजह है, तुम्हें कौन सा ज़रूरी काम है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैंने सोचा, क्यों मैं इस पत्थर दिल लड़की से अपना सिर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी सूरत में मेरे जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं मैडम से पहले ही छुट्टी की बात कर चुका था। अब मेरे पास छुट्टी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने सोचा, अगर छुट्टी करके अगले दिन जाऊंगा तो वह मुझसे ज़रूर पूछेगी कि कल तुम्हें क्या काम था। लेकिन उसके पूछने से पहले ही उसके पिता ने मुझे बुलाकर पूछ लिया, कल तुम यहाँ गायब थे, आए क्यों नहीं। मैंने कहा, साहब जी आप कल घर नहीं थे, मैंने मैडम साहिबा को बता दिया था कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं कल नहीं आ सकता। साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे ज़रूर बताकर जाना। मेरी बेटी से तुम्हें कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं, आगे से ये बात ध्यान रखना। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने सोचा, साहब अपनी ही बेटी से इस कदर नाराज़ क्यों रहते हैं। मैंने कभी उन्हें मैडम से प्यार से बात करते हुए नहीं देखा। एक दिन घर के पुराने नौकर से मालूम हुआ कि वह साहब की असली बेटी नहीं है, बल्कि साहब के भाई की बेटी हैं। उसका नाम खुशबू है, लेकिन सब उसे रिया मैडम कहते हैं। वैसे तो वह किसी और देश में रहती हैं, मगर साल के कुछ महीने वहाँ गुजारती हैं। साहब को उसके काम से बहुत ज़्यादा नफरत है, मगर वह उसे कुछ कहते नहीं। मैंने आज तक ध्यान से नहीं देखा था कि वह कहाँ जाती है और क्या काम करती हैं। मैं सिर्फ उसे उतारकर वापस गाड़ी लेकर आ जाता था। अगले दिन जब मैंने उसे ऑफिस के सामने छोड़ा तो वहां लगे बोर्ड को पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कोई साधारण ऑफिस नहीं था, बल्कि किन्नरों के देखभाल के लिए बनाया गया एक सेंटर था। रिया मैडम उस सेंटर के अंदर चली गई। मैंने गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी कर दी। कुछ देर बाद कुछ किन्नर वहां से बाहर निकले। मैंने एक आदमी से पूछा, यहाँ की मालकिन कौन है। उसने जवाब दिया, रिया मैडम। वह बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत अमीर है और एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। वह यहाँ किन्नरों को पढ़ाने आती हैं। मैं यह सुनकर रिया मैडम से बहुत प्रभावित हुआ। सोचा, रिया मैडम कितनी अच्छी हैं, इन्हें किन्नरों की कितनी फिक्र है। अब वे मुझे सच में बहुत अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे मैंने उनसे बातचीत शुरू कर दी। कुछ दिनों में ही वह भी मुझसे घुल मिल गई। अब अगर हमारी बातचीत होती रहती थी। अब वह गाड़ी में बैठते ही अपने चेहरे से रुमाल हटा लेती थी और पूरे रास्ते हम बातें करते थे। हालांकि मुझे भी उनके चाचा की तरह उनका किन्नरों के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उससे ये बात कह नहीं सकता था। अब मुझे लगने लगा था कि वह भी दिल ही दिल में मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द हमारी मुलाकातों की खबर साहब को यानी रिया मैडम के चाचा को लग गई। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे गुस्से में बोले, क्या तुम जानते हो कि रिया की असलियत क्या है। अगर तुम रिया की सच्चाई जान जाओगे तो उल्टे कदम यहाँ से भाग जाओगे। उससे मिलना तो दूर, उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करोगे। मैंने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या सच्चाई है रिया मैडम की, मैं तो उनसे शादी करना चाहता हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे। फिर वह हंसते हुए बोले, वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। वह ना तो पूरी तरह से मर्द है और ना ही पूरी तरह औरत। वह तीसरा जाति से ताल्लुक़ रखती हैं। अब बताओ तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो। यह सुनकर तो जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं सोचने लगा, मुझे रिया मैडम के उन लोगों से लगाव को देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी सच्चाई क्या है। जब भी वह किन्नरों के साथ होती तो ऐसा लगता कि वह भी उन्हीं का एक हिस्सा है, मगर मैंने कभी उस पर शक करने की कोशिश नहीं की थी। मालिक ने सच कहा था। रिया की सच्चाई जानकर मैं उल्टे कदम वहां से भाग गया। मैंने रिया से हर तरह का रिश्ता तोड़ दिया। अब मेरा उससे कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था।
उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। मैंने वह नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद मुझे बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, मगर आखिरकार मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं कनाडा चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अपनी शादी के लिए हाँ करते समय मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी रिया का ख्याल नहीं आया था, मगर जो सोचा नहीं था वही हो गया। अब मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि रिया ही मेरे सामने बैठी थी। मैं जितना हैरान उसे देखकर हुआ, उतना ही हैरानी उसे मुझे देखकर ही हो रही थी। मैंने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली। मुझे चक्कर आने लगे, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं मैडम से पैसे ले चुका था और उन्हें अपने घर भी भेज चुका था। उन पैसों से मेरी बहनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। अगर मैंने मैडम से पैसे नहीं लिए होते तो मैं उसी समय वहां से भाग जाता। मेरी मजबूरी और लालच ने मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था। मैंने एक किन्नर से शादी कर ली थी और अब एक किन्नर मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठी थी। मैं गुस्से में आकर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी होकर माँ के पास चली गई। जैसे ही कमरे से बाहर गई, मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं उसे अपने कमरे में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरी रात मैं जागता रहा। जैसे ही सुबह हुई, मेरी सास मेरे पास आई और मुझे धमकी देने लगी, चुपचाप मेरी बेटी को अपना लो और फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम्हें अपनी बाकी की सारी जिंदगी वहीं काटनी पड़ेगी। सोचो तुम्हारे परिवार वालों का क्या होगा। अब मैं मजबूर होकर अपने परिवार वालों को खातिर उठकर खड़ा हुआ और फंक्शन के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि इस औरत की पहुंच बहुत दूर दूर तक है। वह मेरे साथ कुछ भी कर सकती है और मैं वहाँ किसी को जानता भी नहीं था। जब मैं बाहर गया और मैंने रिया को तैयार देखा तो वह किसी भी तरह किन्नर नहीं लग रही थी। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। मैं बहुत उलझन में पड़ गया। फंक्शन खत्म होने के बाद रात को मैं कमरे के बाहर निकलकर लॉन में आ गया। तभी मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से पूछने लगी, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? मैंने गुस्से में कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा था कि मेरी शादी आपकी बेटी से होगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया और मेरी शादी एक किन्नर से करवा दी। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। वह हंसने लगी और बोली, तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। मेरी बेटी किन्नर नहीं बल्कि सच्चाई कुछ और ही है जो तुम नहीं जानते। मैंने कहा, मुझे कोई सच्चाई नहीं सुननी, बस आप मेरी जान छोड़ दे। इससे पहले कि वह मुझे कुछ और कहती, रिया कमरे से बाहर आई और बोली, ठीक 2 महीने बाद तुम मुझे डिवोर्स देकर वापस हिंदुस्तान जा सकते हो और मेरी माँ ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं वे भी तुमसे वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं रिया की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि चलो 2 महीने बाद ही सही, मेरी जान तो छूट जाएगी, पर उसकी शर्त यह थी कि दूसरे लोगों के सामने तुम्हें मेरा अच्छा पति बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि हमारी अभी शादी हुई थी और हमें रोज दावतों में जाना पड़ रहा था। मैं बहुत हैरान होता और सोचता रहता कि क्या कनाडा में कोई भी रिया की असलियत नहीं जानता कि वह क्या है। इन 2 महीनों में मैंने उस पर पूरी नज़र रखी, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई भी गलत बात पता न चली। दिन में मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती। ऐसे ही 2 महीने पूरे हो गए। मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लिए थे। तभी मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तुम एक बार फिर सोच लो, अभी भी समय है। तुम सच्चाई नहीं जानते, वरना ऐसा ना हो कि जब तुम्हें सच मालूम हो तो तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई और चारा ना बचे और तुम सारी जिंदगी हाथ मलते रहो और अपने किए पर पछताते रहो। मैं समझ गया था कि वह मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। वह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बेटी के साथ ही रखना चाहती हैं। लेकिन मैंने हिंदुस्तान वापस जाने का फैसला कर लिया। मैंने रिया को डिवोर्स देकर वापस चला आया। अब यहाँ आकर मुझे
अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी थी, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। इसलिए मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। जो सपने मैंने देखे थे वे सब खत्म हो गए। 3 सालों की कड़ी मेहनत करने के बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गया था। इसी काम के सिलसिले में मुझे एक बड़े ब्रांड के ऑफिस में मीटिंग करने जाना था। वहाँ अपने दोस्त की कंपनी में जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो रिया को देखकर मैं दंग रह गया। लेकिन मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गया जब मैंने ये जाना कि अब वह मेरे दोस्त की पत्नी है। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने खींचकर कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने किससे शादी कर ली? मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक दूसरे कमरे में ले गया और गुस्से से बोला, यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे शादी की है? वह हंसने लगा और बोला, हाँ मैं जानता हूँ, और मैं वह सब भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं गुस्से में बोला, तुम पागल हो गए हो। मेरा दोस्त बोला, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं रिया की पूरी सच्चाई जानता हूँ। रिया कोई किन्नर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी लड़की है। जब रिया पैदा हुई थी तो डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि वह किन्नर है, लेकिन 15 साल की उम्र में कुछ बीमारी के कारण उसका ऑपरेशन हुआ। तब जाकर वह पूरी तरह एक लड़की बन गई। लेकिन उसके खानदान वालों ने इस बात पर यकीन नहीं किया। रिया के पड़ोसी और रिश्तेदार के कहना शुरू कर दिया कि वह किन्नर है। लोगों की बातों से तंग आकर रिया के माता पिता उसे कनाडा ले गए और वहीं शिफ्ट हो गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रिया ने किन्नरों के लिए कुछ करने की ठानी, क्योंकि इस पर झूठा इल्जाम लगा था। लेकिन फिर भी उसे लोगों ने किन्नर मान लिया था। इसलिए उसने सोचा कि जो लोग सच में किन्नर है उनके लिए जीना कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए वह हर साल कुछ महीनों के लिए भारत आती थी और उसने एक सेंटर खोल लिया था। उसके इस काम की वजह से उसके रिश्तेदारों का शक और भी बढ़ गया था। इसी बीच रिया की मुलाकात मुझसे हुई। उसे मैं अच्छा लगा और वह बहुत जल्दी मुझसे मोहब्बत करने लगी। लेकिन मैं भी बाकी लोगों की तरह ही निकला। उसके चाचा चाची की बातों में आकर मैंने उसे छोड़ दिया और भाग गया। मेरे जाने के बाद रिया बहुत बीमार पड़ गई थी। जब उसकी माँ को मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कनाडा बुलवाया। मेरे जाने के सारे इंतजाम भी उन्होंने किए थे। वह किसी भी हालत में अपनी बेटी का घर बसाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया, मुझे पैसों का लालच दिया और मेरी शादी रिया से करवा दी। उन्हें लगा कि शादी की बात मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। मुझे सच्चाई पता चल जाएगी कि रिया किन्नर नहीं है बल्कि एक लड़की है। लेकिन मैं इतना पत्थर दिल निकला कि मैंने रिया की एक भी बात सुनना गवारा नहीं किया। मैंने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं उसे वही समझ रहा था जो मुझे लोगों ने बताया था। अगर एक बार भी उससे बात कर लेता तो मुझे सच्चाई पता चल जाती। लेकिन मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और वापस आ गया। मेरे जाने के बाद रिया फिर से टूट गई थी। उस समय मेरे दोस्त ने उसे सहारा दिया। जब उसने रिया की पूरी सच्चाई जानी तो उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब वह हमेशा के लिए भारत वापस आ गए थे। ये सारी बातें खुद रिया ने मुझे बताई ताकि कल को मैं भी उसे तुम्हारी तरह छोड़कर ना चला जाऊं। ये बात सुनकर मैं ऐसा हो गया जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। मेरा दोस्त सालों से विदेश में संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब रिया से शादी के बाद वह एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। मेरा दोस्त मुझसे बोला, किस्मत ने बार बार हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन तुमने लोगों की बातों में आकर हर बात उसे ठुकरा दिया। तुम बहुत बदकिस्मत हो कि रिया जैसी लड़की को तुमने छोड़ दिया। सारी बातें पूरी होने के बाद मैं बहुत दुख के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। इन सब में सबसे बड़ा कसूर मेरा अपना था। सारी गलती मेरी थी। काश मैं उस समय रिया की बात सुन लेता तो आज रिया मेरी पत्नी होती। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। शायद भगवान ने भी यही चाहा था कि वह मुझसे दूर रहे और उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ और नहीं बचा था। काश अब मुझे यही सजा मिली थी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी काश के सहारे गुजार दूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।